आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस का फॉर्मेशन किया गया, ब्रिक्स में कितने कितने देश है और वियतनाम, युगांडा और ब्रिक्स का अगला सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्रिक्स के जो कंट्री है, पार्टनर कंट्री, उसको देख सकते हैं। पहली वर्ष सम्मेलन कहाँ किया गया, तो ब्रिक्स आने वाले समय में वर्ल्ड के मेजर ब्लॉक जैसे कि G7, नाटो को किस तरह से चुनौती देने में सक्षम हो सकता है, उस पर भी चर्चा। नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं ब्रिक्स चर्चा में इसलिए रहा कि 17वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। इसमें अलग अलग देशों से, जैसे कि जो इसके सदस्य हैं और इसके पार्टनर कंट्री, वो इसमें शामिल होते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने जाते हैं। 6 से 7 जुलाई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो देख सकते हैं कि कहाँ पे, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ और यह 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, जिसका विषय रखा गया अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। यानी कि जो ग्लोबल साउथ में वैसे कंट्री को शामिल किया जाता है जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, यानी कि अभी विकासशील है या अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं, ठीक है। और ग्लोबल नॉर्थ में रखा जाता है उसको, जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जैसे कि अमेरिका, यूके और अदर यूरोपियन कंट्री, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी सादे, ये सब ग्लोबल नॉर्थ में है। ग्लोबल साउथ को साउथ साउथ कोऑपरेशन भी कहा जाता है और भारत है जो इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन के उभर रहा है। इंडोनेशिया अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो गया और ये 10वें सदस्य के रूप में पूर्ण रूप से ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये ब्रिक्स के भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हो चुके हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा अगला आने वाला 2026 में और ये 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन? भारत करेगा। साथ ही साथ रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में यह भी जारी किया गया कि भारत है जो आने वाले समय में 2026 में COP33 का भी आयोजन करने जा रहा है। COP33 का, जबकि COP30 का आयोजन कहाँ हो रहा है? COP30 का ये ब्राजील में ही, ब्राजील के बेलम में हो रहा है। क्या? ब्राजील के बेलम में। तो ये दोनों चीज को आपको याद रखना है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अगले साल मेजबानी करेगा और COP33 का मेजबानी भारत करेगा, जबकि COP30 अभी चल रहा है, कहाँ होने वाला है? बेलम, ब्राजील में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। तो इस तरह से ब्रिक्स के जो कंट्री है, पार्टनर कंट्री, उसको देख सकते हैं। तो इसका नामकरण किया गया ब्रिक। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये सब शब्द बनाया गया किसके द्वारा? तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, जिन्होंने 2001 में ब्राजील, रूस, चाइना और भारत को मिलाकर जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था था, जो क्या तो अभी ग्रो कर रहा था वैसे, जिसमें सक्षम था कि वो आने वाले समय में एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बन सकता है, तो उसको शामिल किया गया था। और इसका जो कौन से लेख में जाहिर किया गया था, तो इसको बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक, ब्रिक, इसमें रखा गया था क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना को कि आने वाले समय में यह चुनौती दे सकता है और एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सकता है। ब्रिक ने 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया और 2009 में रूस के अंदर इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और 2010 में दक्षिण अफ्रीका जब इसमें शामिल होता है तो यह ब्रिक्स बन जाता है। इसके बाद ब्रिक्स का अगला सम्मेलन होता है जिसमें साउथ अफ्रीका पूरी तरह से शामिल हो जाता है 2011 में। इसके सदस्य शुरुआती में 5 सदस्य थे, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। बाद में देख सकते हैं 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में जुड़ गए और इंडोनेशिया 2025 में इसमें पूरी तरह शामिल हो गया और इसमें अभी सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी हो चुकी है? तो 10 है। इसमें पिछले साल ये अर्जेंटीना को भी भेजा गया था न्योता, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने इसको जुड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ सऊदी अरब भी इस पे विचार कर रहा है कि आगे हम भविष्य में इसमें जुड़ेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में इसके सदस्य नहीं है। तो सऊदी अरब क्या है? तो अभी वर्तमान में इसके सदस्य अभी नहीं है, ठीक है। और अर्जेंटीना इसके शुरू में ही 2024 में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में इसमें मना कर दिया। ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या को कवर करता है, जिसमें जानते हैं कि भारत है जो सबसे बड़ी है, जो क्या जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद चीन भी इसमें शामिल है जो दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्लोबल जीडीपी का 37.3% हिस्सा यह कवर करता है, जो यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के 14.5% और G7 के 29.3% से भी अधिक है।
ब्रिक्स की प्रमुख पहले क्या रही, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसका गठन किया गया। ये ब्रिक्स का 6ठे सम्मेलन में किया गया था, 6th समिट में किया गया था, 6th में। और ये कहाँ हुआ था, तो फोर्टालाजा, ठीक है, फोर्टालाजा में किया गया था। कहाँ पे, तो ये ब्राजील में हुआ था 2014 में, ठीक है। इसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया गया, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ब्रिक्स मल्टीलेटरल बैंक भी कहा जाता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ रखा गया, तो संघाई में, संघाई चीन में रखा गया। और ब्रिक्स का भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये चीन में ही है, ठीक है। और भी इसके पहले रहे, जैसे आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी CRA, जिसका मतलब कि कंटिजेंसी फंड की तरह काम करेगा, अपने सदस्यों को फंड की व्यवस्था कराएगा जब उसकी स्थिति खराब हो जाएगी तो। ब्रिक्स अनाज विनिमय, ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल, STI फ्रेमवर्क कार्यक्रम 2015 में आदि इसमें प्रमुख पहलों को जोड़ा गया। अब बात करते हैं शुरुआत से अब तक कितने सदस्य कब कौन कौन से बने, तो इसको भी देखते हुए चलेंगे। 2006 में जानते हैं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्री UN मीटिंग के दौरान मिलते हैं। और 2009 में इसकी पहली मीटिंग होती है रूस के अंदर। और फिर चारों देश का पहला शिखर सम्मेलन होता है और संगठन का नाम ब्रिक पड़ता है। 2010 में साउथ अफ्रीका औपचारिक रूप से शामिल होता है, संगठन का नाम ब्रिक्स हो जाता है। इसके पहले बता दें कि 2001 में ही जिम ओनील के द्वारा इस शब्द को गठन किया गया था, ब्रिक, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है औपचारिक रूप से और संगठन का नाम फिर ब्रिक्स पड़ जाता है। 2023 में 6 देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE को शामिल करने का निमंत्रण मिलता है, आमंत्रण दिया जाता है। लेकिन अर्जेंटीना, वहां पे सरकार बदल जाती है, वहां पे जेवियर माइली की सरकार आती है, जिस कारण से वो इनकार कर देता है कि इसमें शामिल नहीं होंगे। और बाद में फिर इसमें सऊदी अरेबिया भी अभी विचार कर रहा है कि हमें इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी देख सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हो चुका है, अमेरिका ने काफी दबाव बना रहा है इसके ब्रिक्स के मेंबर कंट्री पे कि आप में हम टैरिफ लगा देंगे, जिस कारण से क्या होता है कि वो अलग अलग कंट्री इसमें शामिल होने से भी कतरा रहे हैं। अभी हाल ही में 2024 में फिर UAE, मिस्र, इथियोपिया, ईरान भी इसमें सदस्यता ग्रहण करता है और 2025 में इंडोनेशिया इसके नए सदस्य के रूप में बन जाते हैं। तो टोटल अभी मेंबर कंट्री कितने हैं, तो वर्तमान में 10 हैं। और इसका कह सकते हैं कि इसके मुख्य परिणाम क्या रहे, तो वैश्विक शासन सुधार की बात करना है कि किस तरह से हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करेंगे, WTO के रूल बेस्ड ऑर्डर पे काम करेंगे। तो इस तरह से काम करने की बात इसमें की जाती है कि किस तरह से उभरते बाजार और विकासशील देशों की भूमिका को प्रतिबिंबित करने के लिए भी IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार करने की योजना पे काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी काम करने के लिए इसमें संसाधन जुटाने की बात करते हैं, किस तरह से क्लाइमेट की फाइनेंस की बात भी करते हैं कि हम किस तरह से फाइनेंस जुटाएंगे ताकि हम जो क्लाइमेट एक्शन पे काम कर सकें, ठीक है। और शांति और सुरक्षा पे भी काम करने की बात करते हैं, तो अफ्रीकी समस्याओं के लिए भी अफ्रीकी समाधान की पुष्टि करते हैं। गाजा में युद्ध विराम और बाई स्टेट समाधान, बाई स्टेट रिजोल्यूशन का भी आह्वान किया। ब्रिक्स नेताओं ने पहलगाम हमले की भी निंदा किया जो भारत में हुआ, और भारत ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से खारिज किया जाना चाहिए, न कि सुविधा के तौर पर। वित्तीय सहयोग की भी बात की इसमें किया गया कि ब्रिक्स ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए यानी कि डॉलर का डॉलराइजेशन कम करना और अपने तरह से ब्रिक्स में अदर जो कंट्री है वो अपने तरीके से क्या तो देशीय मुद्रा के रूप में व्यापार करेगा ताकि डॉलर का है जो उन्मूलन हो सके धीरे धीरे, ठीक है। और टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था पे भी काम करने पे बल दिया गया कि आने वाले समय में AI जैसे क्षेत्रों पे भी काम किया जाएगा, डिजिटल गवर्नेंस पे काम किया जाएगा, ठीक है, अंतरिक्ष पे काम किया जाएगा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास यानी कि स्पेस और जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर भी काम किया जाएगा। और आने वाले समय में जैसे कि बहुत सारे रोग जो पनपते हैं क्षेत्रीय रूप से भी उसको भी उन्मूलन करने का प्रयास मिलकर किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा पे भी बात की गई, किस तरह से आगे आने वाले भविष्य में कि ऊर्जा ये पुनर्परिभाषित करता है किस तरह से काम आगे हो सकेगा। तो ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शामिल होने से ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का भी लगभग कितना तो 44% हिस्सा यह रखता है, जिससे यह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी प्रभावित करने में एक प्रमुख देश बन गया है। सामरिक वार्ता के लिए भी तटस्थ स्थान ये हो सकता है कि जैसे कि भारत चीन बात होता है कि रिक, ठीक है, इसमें रसिया, इंडिया, चाइना, कभी कभी रसिया इंडिया का अच्छा रिलेशन रहता है, तो अमेरिका के दबाव में कभी कभी रसिया और इंडिया का भी क्या होता है कि रिलेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। वहीं पे रसिया चाइना की स्थिति अच्छी रहती है तो कभी कभी भारत की स्थिति चाइना के साथ खराब हो जाएगी। तो इस तरह से रिक का मजबूत होना यह है जो ब्रिक्स के लिए काफी अच्छा माना जाएगा।
तो द्विपक्षीय तनाव के समय जैसे कि भारत चीन डोकलाम गतिरोध हुआ, ब्रिक्स का रचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने वाले संवाद के लिए भी एक न्यूट्रल गैर पश्चिमी राजनयिक मंच प्रदान करता है। यानी कि जब आप नाटो का अगेंस्ट में काम करना चाहते हैं, नाटो को पश्चिमी कंट्री को क्या करना चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको है जो इस तरह से काम करना पड़ेगा, क्षेत्रीय रूप से आपको शांत रहकर एक व्यापार करना है, ठीक है, जिस कारण से आने वाले समय में आप एक अच्छी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चुनौतियों को सामना करेंगे। बहुपक्षीय सुधार के लिए भी साधन जुटाना, तो ब्रिक्स भारत और अन्य देशों को यूएनएससी, WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में वर्तमान वैश्विक जो वास्तविकताओं है उसको प्रतिबिंबित करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु सामूहिक मंच भी प्रदान करेगा। इसमें यह बताएगा किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रीजनल बेसिस या कंटिनेंट बेसिस पे भी उसमें मेंबरशिप दिया जाए, ताकि और भी कंट्री का उसमें पार्टिसिपेशन हो, उसका जो डेवलपमेंट हो सके। समावेशिता और वैश्विक सहभागिता की बात करते हैं, नए देश को शामिल करना, जिसमें कई विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जैसे कि इथियोपिया और ईरान को छोड़कर समूह के अपने वैश्विक पदचिन्ह का विस्तार करने और गैर पश्चिमी देशों के व्यापक गठबंधन को भी शामिल करने के प्रयास को यह दर्शाता है। उभरता हुआ राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक ब्रिक्स को G7 के प्रति संतुलन और G20 में एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जो घटते पश्चिमी प्रभाव के बीच असमानता और कम प्रतिनिधित्व जैसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को भी संबोधित कर रहा है। तो किस तरह से आने वाले समय में G7 जैसे और नाटो को के अगेंस्ट में भी काम कर सकता है और एक अच्छी तरह से एक ब्लॉक, मेजर ब्लॉक बनकर काम कर सकता है। लेकिन चुनौतियां रहती है क्या, जैसे कि क्वाड मेंबर हो गया, क्वाड में क्या है, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, तो इसमें इंडिया अमेरिका भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया जापान है, तो इसमें ग्लोबल नॉर्थ के भी कंट्री आ जाते हैं। तो इस तरह से दोनों को बैलेंस बनाकर काम करना थोड़ा सा असहज हो जाता है इंडिया के लिए। और बता दें आपको कि अभी हाल ही में खाकी बैच बिहार दरोगा के लिए 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसमें अभी यदि आप 25 जुलाई के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको 899 रुपये में बैच मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यही 1199 रुपये में मिलेगा। तो इस तरह से अपने समय को बचाते हुए, पैसा को बचाते हुए आप अभी बैच को परचेज कर लेंगे, जिसमें आपको मात्र 899 में यह मिल जाएगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, A4 साइज क्लास नोट्स दी जाएगी, 5 फुल लेंथ टेस्ट, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया जाएगा, करंट अफेयर्स का मंथली ई बुक भी दिया जाएगा, साथ साथ इसमें डॉट सेशन रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हर एक संडे को आपको प्रवीण सर के अंदर आपको इनसे बात करने का मौका मिलेगा, इनसे डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, जो अपनी समस्या है उनको आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समय रहते आप जुड़ सकते हैं। और बात करते हैं कि इसमें बाधा डालने के लिए प्रमुख चुनौतियां क्या रह सकती है, जैसे कि इसके स्थायी सीट नहीं है और सचिवालय का भी अभाव है, जिस कारण से ये कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि इसमें पूरी तरह से चुनौतियों का सामना जो इस तरह से किया जा रहा है उसमें चर्चा करने के लिए अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। भू राजनीतिक विरोधाभास यानी कि जियो पॉलिटिकल टेंशन से भी कभी कभी हो जाते हैं, जिस कारण से भारत स्थिति ऐसी बन जाती है कि भारत है जो रशिया से किस तरह से बात डील करे, व्यापार डील करे, किस तरह से डिफेंस का डील करे, अमेरिका से किस तरह से डिफेंस डील करे, तो एक चुनौती बन जाती है। और कमजोर होती ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था और अप्रयुक्त क्षमता, जैसे चीन की अभी आर्थिक मंदी चीन में आ गई, जिस कारण से उसका ग्लोबल जो ये GDP ग्रोथ है वो भी कम होता जा रहा है, जिस कारण से और भी भारत की भी स्थिति थोड़ी सी कोविड के बाद है जो अब सुधरती जा रही है, लेकिन यह पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक कमजोर होती दिखाई पड़ रही है, जिस कारण से यह ब्रिक्स के जो कंट्री अंदर हैं इसमें क्या है, तो इसको और भी अच्छा से काम करना है, अपने खुद के अंदर ट्रेड ब्लॉक बनाना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है, जिस कारण से कहा तो सारे मेंबर्स का डेवलपमेंट हो सके। इसके अतिरिक्त है कि वैश्विक व्यापार में 18% से अधिक की हिस्सेदारी के बावजूद है ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार केवल मात्र 2.2% यह है जो यहीं पर सीमित बना हुआ है। तो मात्र 2022 तक देख सकते हैं 2.2% ही अपने आप में ये व्यापार करता है। प्रस्तावित ब्रिक्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यह है जो इसके अभाव में साकार नहीं हो सकी, जिससे समूह के भीतर संस्थागत है जो क्या गड़बड़ी महसूस होती है। और वैश्विक संस्थाओं पर भी सीमित प्रभाव है कि जैसे ब्रिक्स प्लस देशों के पास IBRD में केवल 19% मतदान शक्ति है, जबकि G7 के पास 40% है, जिससे वैश्विक वित्तीय नीति पर भी ब्रिक्स प्लस का प्रभाव सीमित हो जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF या AIIB के बराबर पर्याप्त धनराशि का भी अभाव है। धीमी गति से डॉलरीकरण भी हो रहा है, जिस कारण से भी पूरी तरह से है जो काम अपनी मुद्रा पे नहीं हो रहा है ब्रिक्स के अंदर। संस्थागत सुधार करने की जरूरत है, जैसे कि उसमें ब्रिक्स सचिवालय की स्थापना करना, राजनीतिक मुद्दा पर आम सहमति बनाए रखते हुए आर्थिक मामलों पर भारित मतदान के साथ निर्णय लेने का विस्तार करना, रणनीतिक फोकस और वैश्विक विश्वसनीयता भी बनाए रखने के लिए GDP और आर्थिक स्थिरता जैसे स्पष्ट मानदंडों के साथ नए सदस्य एकीकरण को औपचारिक रूप से
साथ देना इसका काम रहेगा, और वित्तीय एकीकरण पे भी इसको बल देने का बात किया जाएगा। ठीक है, जैसे स्विफ्ट प्रणाली के बढ़ावा देना, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करेंगे तो अपनी करेंसी का इमरजेंसी के टाइम में है जो स्विफ्ट कर सकते हैं। एनडीबी ऋण का विस्तार करने के लिए ब्रिक्स प्लस विकास बैंक 2.0 का शुभारंभ करना, सदस्यों के बीच में व्यापार बाधा को कम करना, इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को इंस्टॉल करना, ऐसे सुविधा स्थापित किया जा सकता है। भू राजनीतिक सहयोग यानी जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें, जैसे कि यूएनएससी, डब्ल्यूटीओ पुनर्गठन, आतंकवाद निरोध पर ब्रिक्स प्लस सुरक्षा वार्ता को मजबूत करना, एक न्यूट्रल मंच के माध्यम से संघर्ष समाधान को आगे बढ़ावा देना, ऐसा इसका काम हो सकता है। ठीक है, इसकी भूमिका आगे बढ़ सकती है। नवाचार साझेदारी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे काम में, सेमीकंडक्टर में इसमें सुधार करके आगे बढ़ सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करके आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये मुख्य रूप से पश्चिमी निर्भरता यानी जो वेस्टर्न डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाएगा, और संसाधन को एकत्रित करके स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी में भी सहयोग बढ़ाने के लिए ये काम कर सकता है। सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसमें छात्र है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, साथ साथ इसमें कल्चरल डिप्लोमेसी होगा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की भी बात की जाएगी, एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस तरह से निष्कर्ष में देख सकते हैं कि किस तरह से संस्थागत सुधार, वित्तीय एकीकरण और रणनीतिक एकता के साथ वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर सकता है। आंतरिक विरोधाभासों को दूर करने और अंतर समूह सहयोग को बढ़ावा देकर यह समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए पश्चिमी प्रभुत्व वाली प्रणालियों को चुनौती दे सकता है। भारत की आने वाली 2026 में 18वीं ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस दृष्टिकोण को आकार देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ब्रिक्स के बारे में संबंधित जितने सारे पहलुओं था उस पर चर्चा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत इस बार ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन करने जा रहा है 2026 में। इससे पहले 2012 में, 2016 में, 2021 में किया था, और इस बार 2026 में करने जा रहा है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।